नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे आप सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे। पहली बार कोई सत्ताधारी दल जो डबल इंजन सरकार का नाम लेकर बार-बार मोदी सत्ता में आते हैं, वो डबल इंजन के नेतृत्व में एक राज्य में बंद का ऐलान होता है। हम तो ये मानते हैं कि जब राज्य सरकार बंद का ऐलान करती है तो इसका मतलब वो फेल हो चुकी है, उसके पास कुछ बचा नहीं है। वो क्या करेगी? ये सामने जो महिला है ये टीचर है, इनके साथ क्या हुआ है, ये सारी बातें बताएँगे और इस सब पर हमसे बातचीत करेंगे आदरणीय संतोष पाठक जी, स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बिहार की सड़कों पर जो शर्मनाक दृश्य आज देखने को मिला है, सत्तारूढ़ पार्टी डबल इंजन ही नहीं शिव जी, ट्रिपल इंजन। कई जगह नगर निगम मेयर भी बीजेपी के हैं, कई जगह स्थानीय जो परिषद है, पंचायत परिषद जो है उसमें भी बीजेपी के नेता है। और आज जो बीजेपी के नेताओं ने बिहार की सड़कों पर किया है, ये बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। और हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सब दिख रहा है? ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये खबरें जो निकलकर सामने आ रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि बिहार की अस्मिता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया। और हम एक एक करके इन तस्वीरों के बारे में बताएंगे। ये तस्वीर देखिए, शिक्षिका है, ये स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है, ये स्कूल जाना चाहती है। बिहार सरकार ने छुट्टी नहीं की है शिव जी, आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार की सरकार ने छुट्टी नहीं की, इतना ही बंद करवाना था, छुट्टी करवा देते। इस महिला का वेतन कट जाएगा, बच्चे स्कूल पहुंचे हुए हैं, हाजिरी जो है वो अब्सेंट मार्क हो जाएगी। ये स्कूल जाना चाहती है और भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं इनके साथ बदसलूकी कर रही है, इनको रोक रही है। और ये सिर्फ एक दृश्य नहीं है, क्या क्या दृश्य आज बिहार की सड़कों पर देखने को मिला। एक गर्भवती महिला को ले जाया जा रहा था, दर्द हो रहा था, डिलीवरी होने का समय आ गया था। उस गर्भवती महिला को वहां के जो स्थानीय रिपोर्टर है कि इनको जाने क्यों नहीं देते, कहते नहीं नहीं बंद है, हम नहीं जाने देंगे। कह रहा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो अरे पहले से पता करके निकलना चाहिए था ना, पता नहीं कि आज बंद है, मतलब डिलीवरी भी ये रोक देंगे। कह रहे कि पता करके निकलना चाहिए था, बंद है, पता नहीं था। प्रसव पीड़ा से वो महिला गुजर रही हैं, गाड़ी को रोक दिया गया, उनको कहा जा रहा है कि दूसरे रास्ते से घूम के जाओ। जाने जाएंगी तो जिम्मेदार कौन है? एक बाइक पर पति पत्नी जा रहे थे, उन पति पत्नी के साथ बदसलूकी की गई, उनको कह दिया गया कि बंद है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। और पूरे बिहार की सड़कों पर आज तांडव है। क्या तांडव है? जज साहब पर भी अब निगाहें बनी हुई है। सो मोटो जज साहब ने कई मामलों पर लिया है। आज पटना हाईकोर्ट के जजों को रोका गया, पटना हाईकोर्ट के जजों की गाड़ियां रोकी गई, पटना हाईकोर्ट के वकीलों को रोका गया। और ये जो पूरी खबर हम लगातार इसमें दिखा रहे हैं, उस पूरी खबर में देखिए कि क्या क्या कहां कहां हुआ। भास्कर ने पूरे विस्तार से इसकी खबर जो है वो दिखाई है और उसमें देखिए क्या क्या है। जरा मैं दर्शकों को बता दूं, पटना के सगुना मोड़ पर आगजनी की गई, बिहार की राजधानी पटना में। जज और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की गाड़ियों को रोका गया, अधिकारियों की गाड़ी को, पटना हाईकोर्ट के जजों की गाड़ियों को। और बेटा में बीजेपी नेताओं ने सड़क जाम की, डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया गया। पटना में डाक बंगला चौराहे को जाम करने का मतलब है पूरे के पूरे पटना के ट्रैफिक को आपने एक तरह से ठप कर दिया। जहानाबाद में कार्यकर्ता रोड रोलर लेकर पहुंच गए, और रोड रोलर लेकर जो पहुंच गए जहानाबाद में, तो उसके बाद जहानाबाद में कितनी बुरी तरह से वहां पर बंद करवाने की कोशिश की गई। भागलपुर में बंद के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया कि पति पत्नी की बंद समर्थकों के साथ बहस हुई, दंपत्ति के साथ बदसलूकी की गई। दरभंगा में भी प्रदर्शन किया गया, बेगूसराय में मंत्री खुद उतर के चले आए, मुंगेर में भी बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बिहार बंद के दौरान जो मुजफ्फरपुर दरभंगा NH-27 है उसको जाम करने को लेकर आरएएफ के जवान और प्रदर्शनकारियों के बीच में तीखी बहस हुई। और ये सिर्फ एक बानगी है, लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आना, लगातार इस तरह के वीडियो का सामने आना, और जिस तरह से बदसलूकी की जा रही है, शिक्षकों को रोका जा रहा है, पति पत्नी के साथ बदसलूकी की जा रही है, गर्भवती महिलाओं की गाड़ियों को रोका जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह जिम्मेदारी तय करने की बात है। और आज बिहार की महिलाएं पूछ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मुद्दा बना दिया। माँ माँ होती है, किसी की भी माँ के बारे में अपशब्द कहा जाए वो निंदनीय है और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन महिलाएं पूछ रही हैं
कि यहाँ तो रोज बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, किन किन की माताओं और बहनों के बारे में। उसको लेकर बीजेपी ने क्या किया? उसको लेकर बीजेपी ने क्या किया? कोई कार्रवाई की? कोई बंद का आयोजन किया? क्या किया? आज भी तो कोई नेता सरेआम कह रहे थे कि वो बार गर्ल है, उसके बारे में बात मत करिए। उन्हीं पत्रकार से कह रहे थे, जो पत्रकार पूछ रहे थे कि प्रसव की बात है। दूसरे नेताजी ये सवाल कर रहे हैं, एक प्रसव रोक रहे हैं तो एक कह रहे हैं कि बार वाला है। तो बार वाला, मैं किसी भी मातृ शक्ति का अपमान नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर इस समय पिछड़ चुके मोदी अब और कितना मां का सहारा लेंगे? क्या कोई ऐसा काम नहीं किया इन 11 वर्ष में? क्या कोई नीतीश कुमार ने 20 वर्ष में ऐसा काम नहीं किया? तो जनता में जाएं कि हमें वोट दे दो। संतोष जी, देखिए शिव जी, 2014 से केंद्र की सत्ता में, 2005 से बिहार की सत्ता में, 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। बीच में नीतीश कुमार साहब का मन बदल जाता था तो थोड़ा सा हवा पानी, ताजा हवा पानी लेने के लिए दूसरी तरफ चले जाते थे। और बिहार विधानसभा चुनाव आपकी प्रतिष्ठा ही नहीं, इस बार तो आपकी सरकार भी दांव पर लगी हुई है। और ऐसे में जब आप घिरते हुए नजर आते हैं, जब आप फंसते हुए नजर आते हैं, जब वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी आपको बेनकाब कर देते हैं, आपकी पूरी पोल खोल कर रख देते हैं, बिहार में आपके खिलाफ एक माहौल बन जाता है, आपको लगता है कि चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हाथ से जा रहा है, तो फिर आप ले आते हैं अपनी माता जी। सवाल सीधा है, किसने गाली दी? कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारी हो गई, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सख्त से सख्त सजा दे दीजिए। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा शिव जी कि आप इसको कानून में संशोधन ला दीजिए कि किसी की भी माता और बहन को गाली देना अक्षम्य अपराध होगा और उसमें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। कानून बना दीजिए आप। लेकिन वो कानून फिर सब पर लागू होगा। वो कानून 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले पर भी लागू होगा, वो जर्सी गाय कहने वाले पर भी लागू होगा, वो विधवा औरत कहने वाले पर भी लागू होगा। फिर वो सब पर लागू होना चाहिए, एक समान तरीके से सब पर लागू होना चाहिए। आप कानून बना दीजिए। शिव कुमार मिश्रा भी आपके साथ है, संतोष पाठक भी आपके साथ है, और मैं जानता हूं कि अगर इस तरह का कानून बनाया जाएगा तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, ये तमाम लोग भी इस कानून के साथ खड़े हो जाएंगे। वक्त आ गया, छोड़िए सब चीज, ये राजनीति अलग कीजिए, आप कानून बना दीजिए। कानून बनाकर आप आगे बढ़िए कि किसी भी महिला के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल करना अक्षम्य अपराध माना जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी, 6 महीने में अधिकतम सजा मिलेगी। ये फैसला कर दीजिए और आगे बढ़िए। बिहार की सड़कों पर जो ये तांडव कर रहे हैं, कम से कम इस तांडव को छोड़ दीजिए, बिहार की जनता को बख्श दीजिए। और आप समझ नहीं रहे हैं कि किस तरह का ये माहौल बनता जा रहा है। बिहार की जनता को आप कितना ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं, बिहार की जनता को आप कितना ज्यादा जलील कर रहे हैं अपने बिहार के ही बीजेपी नेताओं के जरिए। निर्देश आदेश दिल्ली से, और लालू यादव ने इसको एक मुद्दा बनाने की भी कोशिश की। आप ये समझिए कि किस तरह से राजनीति आगे बढ़ती जा रही है। मैं लालू यादव का एक पोस्ट देख रहा था, अभी कुछ देर पहले उन्होंने पोस्ट किया, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को पढ़ के बता दूं। और सीधे सीधे लालू यादव लिख रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना ले, ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? शर्मनाक है ये। और लालू यादव के इन आरोपों का जवाब, और जो तमाम वहां के मीडिया, ये तमाम जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो तमाम वहां के मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, इन तमाम आरोपों का जवाब जो है वो अब भाजपा के किसी नेता से नहीं, सीधे सीधे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उकसाने का काम किया है। अपनी दिवंगत माता, अपनी स्वर्गीय माता का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए किया है। और उसके बाद बिहार की सड़कों पर जो तांडव दिख रहा है, इसके लिए आज की तारीख में सिर्फ 2 व्यक्ति जिम्मेदार है शिव जी। एक नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उकसाने का काम किया, जिनके आह्वान पर बिहार में एनडीए गठबंधन ने बंद करवाया, और दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कभी आपने देखा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन अपने ही राज्य में बंद करवाता है? अरे सत्ता मिलती है कार्रवाई करने के लिए, सत्ता मिलती है एक्शन लेने के लिए। पुलिस आपके हाथ में है, आप कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। आप बंद करवा रहे हैं।
मुझे 1 मिनट दे दीजिए। ये यहाँ थोड़ी हो रहा, रात मंत्री के घर में भीड़ घुस पड़ी, आप कह रहे हो कि सड़क पे हो रहा है। ये तो नागरिकों के साथ हो रहा है। शपथ ग्रहण की है जिसने संविधान की, उसी राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाई है, उसी राज्य के राज्यपाल ने ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिलाई है। मैं अभी आऊंगा जनता के सामने प्रोग्राम लेकर, अभी आपसे बात करूंगा। मैं ये देख रहा हूं क्या आपाधापी मची है बीजेपी के शासन में। पुलिस मनोहार करती दिखी, क्योंकि परसों जिन्होंने लाठी चटका दी थी वो सस्पेंड कर दिए गए। क्या हो रहा है बिहार में? बिहार प्रशासन कल कहां, आज कहां है? ये बिहार प्रशासन सामने कोई गुहार बाइक पे लगा रहा है, इसे ड्यूटी जाना होगा, पीछे उसकी कोई लड़की बैठी हुई है, उसे कहीं जाना है, और पुलिसकर्मी मूक दर्शक देख रहे हैं। भाई सत्ताधारी दल का तो रोड बंद, पाठक जी, बड़ा आसान है। प्रशासन साथ होता है, पुलिस साथ होती है, चौराहे पे खड़े हो जाओ, 200 लोग और खड़े हो जाएंगे। अरे विपक्ष को करके दिखाने देते, उस व्यक्ति को फास्ट कोर्ट में सुनवाई करके उसे सजा दे दो, सख्त से सख्त। राहुल गांधी तेजस्वी रोके तब आप कहो। लेकिन इस महिला का क्या दोष था, जिसे लोग धक्का मार रहे हैं, जिसे धकिया रहे हैं, जिसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दलित समुदाय से आती है? ओम प्रकाश राजभर के घर में इसलिए घुस जाओगे कि वो दलित पिछड़े समुदाय से आती है, और फिर भी रोना रोगे कि गालियां दे दी? ये बचा है। राजनीति में जब कुछ नहीं बचता है तो पर्सनल खड़ा हो जाता है। जिस दिन मोदी ने खुद को बायोलॉजिकल कहा, उस दिन किस भाजपा के नेता ने सवाल उठाया कि साहब आप अपनी मरी हुई मां को कैसे आप चैलेंज कर रहे हो? राहुल गांधी की मां को जब कहा, क्या राहुल की मां नहीं है वो? सोनिया गांधी की किसी की पत्नी नहीं है क्या? सोनिया गांधी किसी की बहू नहीं है? और आपने भी तब कहा जब आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी सोनिया गांधी एक ऐसे दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा और एक ऐसे संगठन की थी जो देश में सत्ता पर काबिज था। आप पत्रकारों को भी, संतोष पाठक और हम सवाल कर रहे हैं, पता नहीं कौन हमारी मां बहन को यहां गालियां देके जाएगा। मेरा अपमान नहीं है, क्या मेरी मां और संतोष पाठक की मां प्रधानमंत्री मोदी के मां के बराबर नहीं है? वो प्रधानमंत्री की मां इसलिए देश खड़ा हो जाएगा। आम पत्रकार को गालियां देंगे ये अंधभक्त, तो उसकी मां की मां इंसल्ट नहीं होगी? क्या मजाक बना दिया है। मां तो मां होती है, मां पूज्यमान होती है, मां मेरा अभिमान होती है, मां मेरा स्वाभिमान होती है, मां गरीब की भी होती है, मां अमीर की भी होती है। मां तो मां होती है। मां ही तो एक ऐसी चीज है, जो आप भूखे प्यासे आते हो तो पत्नी पूछती है क्या कमा के लाए हो, और मां पूछती है थका हुआ है कुछ खाने को दे दो। वो मां होती है। इस महिला की क्या गलती थी? फिर भी खबर यही है कि कामयाब नहीं रहा बंद। संतोष पाठक जी, देखिए, बिल्कुल सत्ता में होने के बावजूद अगर आपको ये सब करना पड़े, देखिए स्वेच्छा से लोग आपके साथ आ जाए। स्वेच्छा क्या था? लोगों को सबको पता था। देखिए राजनीतिक रूप से सब जागरूक है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके जबरन बंद करवाया जाएगा। आप प्रोटेस्ट कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, एम्बुलेंस को तो जाने दीजिए, गर्भवती महिलाओं को तो जाने दीजिए, जो ड्यूटी पे शिक्षिका जाना चाहती है उनको तो जाने दीजिए। जज साहब को बाद में जाने दिया गया होगा, अधिकारियों को बाद में जाने दिया गया होगा, क्योंकि डर तो सबको लगता है। लेकिन फिर भी आप इन लोगों को क्यों रोक रहे हैं? और जब आप सरकार का इस्तेमाल करके, जब आप पुलिसिया बल का इस्तेमाल करके बंद को सफल बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब, इसका सीधा सीधा लबोलुआब यही होता है कि बिहार की जनता आपके बंद के साथ नहीं खड़ी है। बिहार की जनता हर माता के साथ खड़ी है। मैं बिहार का मूल निवासी हूं, मैं जानता हूं बिहार ने हमेशा संघर्ष किया है, बिहार ने हमेशा महिलाओं को इज्जत दी है। बिहार में महिलाओं की शिक्षा आज के दौर से नहीं, पुरातन और प्राचीन काल के दौर से। बिहार हमेशा महिलाओं के हक अधिकार के साथ रहा है, उनके संघर्षों के साथ खड़ा रहा है। लेकिन जब आपको चुनाव की बेला में अपनी माता जी की याद आती है और आप उसको बिहार के सम्मान और अपमान से जोड़ देते हैं, तो आज जो इन महिलाओं के साथ किया गया, इनके अपमान का जिम्मेदार कौन? आज जो इन महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, इनके साथ बदसलूकी का जिम्मेदार कौन? आज जो लोगों को जबरन ऑफिस जाने से रोका गया, जबरन स्कूल जाने से रोका गया,
उसके लिए जिम्मेदार कौन? इन तमाम आपाधापी, तमाम अफरा तफरी का जिम्मेदार कौन? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका एहसास नहीं था कि वो प्रधानमंत्री होने के नाते इस तरह की एक भावनात्मक अपील करेंगे? बिहार में क्या बवाल होगा? और बिहार में एनडीए गठबंधन के नेताओं ने जो बंद करने का आह्वान किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सलाह पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका एहसास नहीं था कि इस तरह के बंद में क्या हो सकता है? आप सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कि कुछ वोट ज्यादा मिल जाए, कुछ सीटें ज्यादा मिल जाए, आप पूरे के पूरे बिहार की जनता को परेशान कर रहे हो। आप पूरे के पूरे बिहार की महिलाओं को परेशान कर रहे हो। ऑफिस जाना, स्कूल जाना, अस्पताल जाना, काम पे जाना, नौकरी करना, जीवन यापन, एक एक दिन का जीवन यापन करते हैं। आप ऐसे लोगों को रोककर आपने आज उनकी रोजी रोटी छीन ली है। कई लोग रोज कुआं खोदो, रोज पानी पीने वाली हालत में होते हैं, बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो पैसा मिलता है, उस पैसे से शाम को वो खाना खाएंगे। आज ना जाने कितने घरों में बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को भूखा सोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मजदूरी तो करने नहीं दी आपको, काम पर तो जाने नहीं दिया आपको। जो भी दिहाड़ी मिलती है 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, आज वो दिहाड़ी उन लोगों को नहीं मिलेगी। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, राजनीतिक सिद्धांतों से अलग हटकर मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। जो करोड़ों लोगों को आज दिहाड़ी पर जाना था, उसमें से कई लाख लोग हैं जो डेली जिनको मिलता है, वो महीने के मासिक वेतन पे नहीं है, तो डेली जिनको मजदूरी का पैसा मिलना था, आपने उनको काम पर नहीं जाने दिया, तो फिर वो मजदूरी का पैसा जो उनको नहीं मिला, आज उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, आज उनके घर में राशन नहीं आएगा, आज उनके घर में बच्चे भूखे सोएंगे। जो व्यक्ति कमाने के लिए बाहर निकला था, जो पैसा लेके नहीं जा पाएगा, तो आज उसके बच्चे भूखे सोएंगे, उसकी पत्नी भूखी सोएंगी, उसकी माताजी भूखी सोएंगी। उन माताजी के भूखे सोने के लिए जिम्मेदार कौन? उस महिला के भूखे सोने के लिए जिम्मेदार कौन? उन बच्चों के भूखे सोने के लिए जिम्मेदार कौन? सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं, और आज पूरा का पूरा बिहार पूछ रहा है, जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ हर सही गलत काम में साथ खड़े होने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पुलिस विभाग उनके अंडर आता है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूपी से सीखिए। यूपी में क्या किया यूपी पुलिस ने? राष्ट्रपति जी के एपीएस रह चुके हैं राजीव पाठक जी, मेरे जिले से आते, सीतामढ़ी से, महेश शर्मा के साथ भी रहे। जब ये गाली वाला प्रकरण हुआ तो उन्होंने लिखा कि शुक्र कीजिए बिहार में योगी की सरकार नहीं। तो बिहार में किसी एलियन की सरकार है क्या? दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? एनडीए गठबंधन की सरकार है ना। आज मैं उनसे कहूंगा, आप बताइए क्या किया बिहार की पुलिस ने? क्या किया बिहार की पुलिस ने? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इस अपमान के लिए, इस बेइज्जती के लिए, इस धक्का मुक्की के लिए, इस बदतमीजी के लिए, इस बदसलूकी के लिए कौन जिम्मेदार है? और सीधी सीधी बताऊं शिवजी, दिक्कत कहां से खड़ी हुई? आप राजनीतिक गोटियां सेट कर रहे हैं, आप जातियों का एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जातियों का समीकरण बनाकर आप चुनाव जीत सकते हैं। आपने जातियों को साधने के लिए, नीतीश आपके साथ है, महिला वोटर उनके साथ है, पिछड़े जातियों के कुछ वोटर उनके साथ है। नीतीश बाबू ने दलितों में महादलित निकाल दिया, पिछड़ों में ओबीसी में ईबीसी निकाल दिया, फिर जातीय जनगणना हो गई, सब कुछ हो गया। फिर भी आपको लगा कि जीतना बहुत मुश्किल है, जबकि आपने नीतीश का वोट बैंक ले लिया। आपने चिराग पासवान को सामने लाकर, जो पासवान 5-5.5% है, उनको साधने की कोशिश की। आप जीतन राम मांझी को लेकर आकर उनके वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लाकर आप उनके वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जातियों की गोलबंदी करने के बावजूद भी आपको लगा कि जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार कई बार जातियों की बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ता है। बिहार वो धरती है शिव जी, मध्य प्रदेश से आने वाले शरद यादव को अपनाया, और ऐसा अपनाया कि शरद यादव कभी बिहार छोड़ नहीं पाए। जॉर्ज फर्नांडिस साहब कहां से? महाराष्ट्र की धरती से बिहार पहुंचे। मेरे मुजफ्फरपुर की धरती ने जॉर्ज साहब का स्वागत किया, देश की संसद में पहुंचाया। मधु लीबे साहब देश की संसद में पहुंचाए। एक वकील जो दक्षिण अफ्रीका में एक सफलतापूर्वक आंदोलन चलाकर आए थे, गुजरात के रहने वाले मोहनदास करमचंद गांधी को इसी बिहार की धरती ने अपनाकर महात्मा गांधी की किताब तक पहुंचा दिया। 1857 की क्रांति में बिहार ने इस देश को एक नया रास्ता दिखाया।
ऐसी है बिहार की धरती। और आप वहां जाकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए क्या दिया आपने 20 साल में बिहार? आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, मैं दोनों को कह रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू को। जितनी सीटें खाली हैं, जितनी पदें खाली हैं, नई नौकरियां नहीं, मैं बिहार के युवाओं से कहूंगा, नई नौकरियां कोई नहीं सृजित की गई है। जितने पोस्ट खाली हैं उसी में से कुछ रेवड़ियां आपको बांट दी गई है, वो भी पूरे रिक्तियों को नहीं भरा गया है। अब वो 5 करोड़ रोजगार की बात करें आने वाले दिनों में, 10 करोड़ रोजगार की बात करें, 15 लाख का जुमला तो इन्होंने भी कहा था, साहेब ने भी। पहुंचे क्या 15 लाख? शिक्षा में क्या हालत है बिहार में? शायद ही कोई विश्वविद्यालय होगा शिव जी, जो ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन का 3 साल का होता है, 3 साल में डिग्री दे सके, शायद ही कोई ऐसा कॉलेज बिहार में हो। कोई भी सेमेस्टर समय पर पूरा नहीं होता, परीक्षाएं समय पर नहीं होती, रिजल्ट समय पर नहीं आता, और शायद ही कोई परीक्षा ऐसी होगी नौकरी की जिसमें पेपर लीक की खबरें निकलकर सामने नहीं आती। और ये आरोप एनडीए गठबंधन में नीतीश बाबू के साथ बैठने वाले चिराग पासवान ने लगाया, जो एनडीए गठबंधन में शामिल है। तो ना शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, ना अस्पताल की व्यवस्था ठीक है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, फैक्ट्रियां आप लगा नहीं पा रहे हैं, बंद पड़ी मिलों को आप चालू नहीं करवा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिस चीनी मिल की चाय पीना चाहते थे वो चीनी मिल चालू नहीं हो पाई। बिजली की व्यवस्था खराब है, करप्शन, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, बाढ़ की हालत में बिहार पूरा त्रस्त है, और आप उसमें एसआईआर करवाते हो। क्यों? क्योंकि आपको चुनाव जीतना होता है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़े से वोट ज्यादा चाहिए होते हैं। कुछ सीटों के लालच में आपने बिहार की क्या हालत कर दी है, आज बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता समझ रही है, और समय आ गया है ठोस फैसला करने का। सरकार जवाब नहीं दे पा रही है पाठक जी, ना विपक्ष का दे पा रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी बड़ा विरोध करते थे गब्बर सिंह टैक्स, जिसे जीएसटी कहते हैं। राहुल ने कहा 2 स्लैब बनाओ, 18% और 5%। आज मोदी जी ने 18.5 के बना दिए, क्योंकि 2 लोगों का दबाव था। उधर से ट्रंप चचा हड़काए हुए थे, इधर से राहुल दबाव बनाए हुए थे, क्योंकि जीएसटी घटेगी तभी तो वहां कुछ टैरिफ कम होगा, सामान का आदान प्रदान होगा। तो क्या मेरे देश की सरकार, क्या मेरे राज्यों की सरकार बिना दबाव के कोई काम नहीं करेंगी? मान लीजिए रोजगार वाला दबाव बनाता है, आप लठिया के बंद कर देते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी राज्य हो। आज सत्ताधारी दल, अब तो बिहार कल मान लीजिए नरेंद्र मोदी की समझ में यह जाए कि हम तो जहां 20-21 राज्यों में सरकार है एनडीए की, वहां सब जगह बंद करेंगे, तो भारत का क्या हाल होगा? अच्छा, आपको कितनी देर लगेगी ऐलान करते? आम जनमानस को सोचना चाहिए कि आज एक दिन में जो 6 घंटे का भारत बंद था, इस बिहार बंद, जी बिहार बंद शिव जी, हाँ, बिहार बंद में कितना लॉस प्रॉफिट हुआ होगा? बाजार के लॉस प्रॉफिट की बात नहीं करते, मैं तब भी विरोध करता हूं जब विपक्ष बंद करता है, लेकिन विपक्ष की मजबूरियां होती हैं। जब सरकार सुनती नहीं है तो बंद का ऐलान किया जाता है। आप सुन लीजिए, क्यों कोई बंद कराएगा? लेकिन आप सुनने कोई राजी नहीं है। आपने सौगंध खा ली है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, चाहे आप कुछ भी करिए, हम वही करेंगे जो हमें करना है। देखिए, समझिए, इस महिला का दर्द समझिए, उस प्रसव वाली महिला का इस बात ही दर्द समझिए कि वो आपके परिवार की कोई महिला है और उसको प्रसव पीड़ा होनी है। सबसे बड़ी पीड़ा प्रसव पीड़ा होती है, और प्रसव पीड़ा से ही बच्चे की उत्पत्ति होती है। उस मां के जिगर पर क्या बीती होगी, जिसके बच्चे की तड़फन होगी अंदर, और वो दर्द में तब्दील हो गई, और एक मां की गाली देने पर उस मां को कितनी पीड़ा हुई होगी, ये मां ही जानती है। मोदी जी, आपके लोगों ने उस मां की पीड़ा नहीं समझी, जिससे प्रसव होकर कोई बच्चा पैदा होगा, जो उस मां से फिर मां कहेगा। शर्म आती है ऐसी सल्तनत से, शर्म आती है ऐसी सरकारों पे, थू करने का मन होता है। सामने अस्पताल दिख रहा था, नेताजी कह रहे थे गाड़ी पीछे ले जा। क्या कहा जाए, इस मुल्क में ये सब देखना पड़ेगा। ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। एक वक्त आएगा
इस देश को स्वतंत्रता से ज्यादा परतंत्र माना जाएगा। अरे संविधान बनाया था हमें अधिकार देने के लिए। शिव तो जी, संविधान जी अब जरा मैं जीएसटी का भी जरा बता दूं आपको। जीएसटी क्यों लाया गया था? आधी रात, दूसरी आजादी, अरुण जेटली साहब ने जब पेश किया, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा एक देश एक टैक्स। ये मैं भक्तों को बता दूं जरा, और हमारे गोदी मीडिया के पत्रकारों को भी। दिवाली का तोहफा, दिवाली का तोहफा। प्रधानमंत्री कौन होते हैं तोहफा देने वाले? नहीं हमारे ही लगाया। टैक्स के पैसे से हमें तोहफा देते हैं। पाठक जी आप उन लोगों से सवाल करिए लगाया किसने था। अगर दूसरी सरकार लगाती तो तोहफा हो सकता था। लगाया भी आपने, कम भी आप नहीं, ही कर रहे हो, तोहफा भी हमारे ही आप। टैक्स के पैसों का। और तोहफा भी, जरा अब मैं तोहफे की पोल खोलता हूं। एक देश एक टैक्स। इस देश में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है जिससे महंगाई बढ़ती है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल और डीजल के प्राइस। मैं शराब को यहां से अलग कर देता हूं। पेट्रोल और डीजल क्या इसमें जीएसटी में है क्या? नहीं। नहीं लाया आपने? नहीं लाया। जिस दिन पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आ जाएगा, इस देश की महंगाई आधे से कम हो जाएगी। 100 रुपए की चीज वो आपको 60, 70 और कई बार आपको 35, 40 रुपए में मिलने लग जाएगी। आप तो पेट्रोल डीजल तो लाए नहीं, जबकि रसिया से तो सस्ता मिल रहा है आपको। आप तो कह रहे हो ना कि सस्ता मिल रहा है, वो तो आप लाए नहीं। अब दूसरी चीज पे आ जाइए। पहले अधिकतम कितना था? 28%। अब अधिकतम कितना है? 40%। जरा मैं लोगों को, जिनको कह रहे हैं कि दिवाली का तोहफा, जरा सोचे। अब आगे बढ़िए। 40% किस पे है? 1200 सीसी व डीजल के लिए 1500 सीसी से बड़ी जितनी कारें होंगी उस पर 40% है। 350 सीसी से अधिक क्षमता की जो बाइक होगी उस पर 40%। यानी अगर 1 लाख की बाइक है तो 40,000 तो आपको ये जीएसटी लग गया। उसके बाद रोड टैक्स और पता नहीं कौन कौन से टैक्स। तो ये कहीं कोई तोहफा नहीं है जीएसटी का। सरकार फंस गई है, और ये फंसाया भी इन्होंने ही है। मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछता हूं कि भैया, रूस से सस्ता तेल लाने के नाम पर आपने देश को ट्रंप के टैरिफ के जाल में फंसा दिया। वो यही तो कह रहे हैं। तो जो रूस से सस्ता तेल मिल ही रहा था, तो लगे हाथ तो कल पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल देते, 40% वाले में ही डाल देते, तब तो वाहवाही होती। क्योंकि आपने एक देश एक टैक्स का वादा किया था, और 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर आप एक देश एक टैक्स लागू नहीं कर पाते, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात हो नहीं सकती। तो ये जीएसटी जो तोहफा कहा जा रहा है, जो रेवड़ी कहा जा रहा है, और फिर बड़ी बात यह भी है कि अगर आप ये सहूलियत दे सकते हैं जो आपने अब दिया, तो इतने सालों से आप क्या जनता को लूट रहे थे? बताइए। प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी आप टैक्स ले रहे थे। मेडिकल इंश्योरेंस करवाने वालों पर भी आप टैक्स ले रहे थे। जो हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के बिल पर भी आप टैक्स ले रहे थे। सिर्फ एक ही चीज छूट गई थी कि जो हम सांस लेते हैं उस पर सरकार ने टैक्स नहीं लगाया था, बाकी सब पे टैक्स था। स्कूल कॉलेज की किताबों और कॉपियों पे टैक्स था। ये जन कल्याणकारी राज्य है भारत। लेकिन आपने कोई चीज नहीं छोड़ी थी जिस पर आप टैक्स नहीं ले रहे थे, और अब आप सिर्फ आंकड़ों का एक मकड़ जाल बनाकर जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि हमने आपको रेवड़ी दे दी है, तोहफा दे दिया है दिवाली का। कौन होते हैं नरेंद्र मोदी तोहफा देने वाले, और कौन होती है निर्मला सीतारमण तोहफा देने वाले? आप अपनी गलतियों को ढकने के लिए ये सब फैसला कर रहे हो। लेकिन बड़ा सवाल मैं कहूंगा तमाम लोगों को, देश की जनता को, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि भैया पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में आप कब लेके आओगे? एक देश एक टैक्स का सपना हकीकत में कब साकार करोगे? देश के जनता को बेवकूफ बनाना कब बंद करोगे? आंकड़ों के मकर जाल से टहलाना कब बंद करोगे? ये वो सवाल है जो मुझे लगता है कि देश की जनता को आगे बढ़कर पूछना चाहिए सोशल मीडिया पर। न केवल देश के प्रधानमंत्री से, न केवल देश के वित्त मंत्री से, बल्कि गोदी मीडिया के एंकरों और पत्रकारों से, जो कल से पता नहीं किस किस भाषा में चरण वंदना करने में लगे हुए हैं, सरकार की तारीफ करने में लगे हुए हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बात करते हुए रविशंकर प्रसाद से एक पत्रकार ने पूछा कि माँ सिर्फ मोदी जी की है, बाकी की नहीं है गालियों में। तो जवाब नहीं आया, कुछ भी जवाब दे भी नहीं सकते। पाठक जी अब आज का दौर बदलता दौर है।
सोशल मीडिया के जरिए जो आप बात कह रहे हैं, हम बात कह रहे हैं, हमें पता नहीं है इस वीडियो में से कौन कितनी क्लिप काट कर कहां वायरल कर देगा। तो इस सोशल मीडिया के दौर में हम जो भी अपने मुंह से बयान निकाल देते हैं, बात कर देते हैं, वो कम कितनी दूर चली जाएगी हम नहीं समझ सकते हैं। हास्यास्पद स्थिति में चली जाए, जवाब में चली जाए, मजाक में चली जाए, हमें क्या पता है। ऐसे में हमें अपनी वाणी पर लगाम लगानी पड़ेगी। हमें शब्द सोच समझ कर बोलने पड़ेंगे, क्योंकि शब्द बड़े घातक होते हैं। शब्दों के जो दांत हैं वो बड़े पैने होते हैं। शब्दों के दांत जब आपको काट लेते हैं तो वो घाव भरने में वर्षों लगते हैं। और ये समाज में जो शब्द लगातार फैल रहे हैं, ये घाव पैदा कर रहे हैं, गालियां, बदतमीजियां, एक दूसरे पर कटाक्ष, तो ये समाज बहुत जल्दी इससे अछूता नहीं बचेगा और न सुरक्षित रह पाएगा। हम सबको विचार करना पड़ेगा कि गाली सबके लिए प्रतिबंधित होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि ना उससे गांव का गरीब अछूता हो, न देश का प्राइम मिनिस्टर। इस पर रोक लगनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आप देखिए, परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकते हो तो आप क्या जिक्र करोगे। विदेशों में रोक तो लगी है कम से कम, हमारे यहाँ तो इस पर भी खुली छूट है। तो चलिए, आपने दर्शकों को ये जानकारी दी, इस महिला का दर्द समझें, उस प्रसव पीड़ा से गुजर रही बहन का दर्द समझें। बाकी ये दर्द किसी का समझते नहीं है। आप महिला से बदसलूकी हो रही है, सामने पुलिस का कोई सिपाही और वो भी है, क्या कहा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष पाठक जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।